सुप्रभात। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी वन अर्थात हिंदी व्याकरण के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पाठ का अध्ययन करा रही हूँ। बच्चों, ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है पाठ का नाम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसा कि पाठ का नाम ही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ इस पाठ में हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके स्थान पर हम एक शब्द का कैसे प्रयोग कर सकते हैं यह सीखेंगे। तो जहाँ पर पाठ का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे मैं कहूँ कि मैं उनके पास जा रही हूँ जो मरीजों का बीमारों का इलाज करते हैं। तो मैं किसके पास जा रही हूँ? मरीजों का इलाज कौन करते हैं? मरीजों का इलाज डॉक्टर करते हैं। तो फिर जहाँ मैंने पहले वाक्य में यह प्रयोग किया कि मैं इनके पास जा रही हूँ, मैं मरीजों का इलाज करने वाले के पास जा रही हूँ, लेकिन जहाँ पर मैंने दूसरा वाक्य प्रयोग किया कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो यह वाक्य स्पष्ट भी है, संक्षेप भी है और यहाँ मैंने अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि मरीजों का इलाज करने वाले के पास जा रही हूँ। तो देख सकते हैं वाक्य कितना बड़ा और कठिन हो गया और स्पष्ट और सुंदर भी प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन जहाँ मैंने यह मरीजों के इलाज करने वाले की जगह डॉक्टर शब्द का प्रयोग किया, मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। तो वाक्यों को सुंदर, प्रभावशाली, आकर्षक बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ताकि हम कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह सकें। जैसे मैं एक उदाहरण बताती हूँ। उदाहरण आप समझेंगे कि जैसे मैं बोलूँ कि अमित विद्यालय का सबसे अच्छा चित्र बनाने वाला है। अमित एक बालक है, बालक अमित विद्यालय का सबसे अच्छा चित्र बनाने वाला लड़का है। तो देख सकते हैं कि वाक्य कितना बड़ा हो गया। यहाँ अनेक शब्दों का मैंने प्रयोग किया कि अमित क्या है? अमित विद्यालय का सबसे अच्छा चित्र बनाने वाला लड़का है। तो बच्चों यह बताइए, सबसे अच्छा चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं और सबसे अच्छा चित्र बनाने वाले को सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कहते हैं। लेकिन जहाँ पर मैंने पहले वाक्य में अनेक शब्दों का प्रयोग किया, तो वाक्यों को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए मैंने दूसरे वाक्य में क्या कहा कि अमित विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है। तो यहाँ पर मैंने जहाँ पहले वाक्य में कहा था कि अमित विद्यालय का सबसे अच्छा चित्र बनाने वाला लड़का है, तो ये देखिए वाक्य कितना कठिन हो गया और यह इसे बोलने में भी काफी समय लगा। लेकिन जहाँ मैं बोल दूँ कि अमित विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है, यह वाक्य स्पष्ट भी है। यहाँ मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। सबसे अच्छा चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? सबसे अच्छे चित्र बनाने वाले को सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कहते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे बच्चों आप में से कई बच्चे हिंदी कविता लिखते होंगे, तो मैं कहूँ कि गीता कविता लिखती है। गीता क्या करती है? गीता कविता लिखती है। तो गीता क्या कर रही है? वह कविता लिखने का कार्य कर रही है। लेकिन बच्चों कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? जो कविता लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो कविता लिखते हैं, अक्सर आप पढ़ते होंगे कविता के अंत में कवि का नाम, तो वो जिन्होंने कविता को लिखा है, तो गीता कविता लिखती है। तो यह वाक्य कठिन हो गया। लेकिन जहाँ मैं बोलूँ कि गीता एक कवित्री है, गीता क्या है? गीता कवित्री है, तो कविता लिखने वाले स्त्री को कवित्री कहते हैं। वही पुरुष होता कि मोहन कविता लिखता है, तो मोहन क्या है? एक पुरुष है, तो कविता जो लिखते हैं पुरुष व्यक्ति उन्हें कवि कहते हैं। तो यह वाक्य संक्षेप में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यहाँ मैंने प्रयोग किया कि मोहन एक कवि है या मोहन कवि है। तो यहाँ मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हम प्रयोग करेंगे। तो आप अनेक शब्दों के लिए कैसे एक शब्द का प्रयोग करते हैं यह हम सीखेंगे। तो बातों यहाँ आप स्पष्ट हो जाए कि हम
अपने वाक्यों को, अपने शब्दों को प्रभावशाली बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, साथ ही साथ हम कम शब्दों में अपनी बातों को कह सके, इसके लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि गोपाल, गोपाल लकड़ी का काम करता है। गोपाल क्या करता है? गोपाल लकड़ी का काम करता है। तो बच्चों, लकड़ी के काम करने वाले, जो बाजार में लकड़ी का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो लकड़ी का काम करते हैं उन्हें बढ़ई कहते हैं। ठीक है, तो जो मैं बोलूँ, जहाँ मैंने वाक्यों में अनेक शब्दों का प्रयोग किया कि गोपाल जो है लकड़ी का काम करता है, तो गोपाल क्या है? गोपाल। यहाँ पर मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ कि गोपाल बढ़ई है। गोपाल क्या है? बढ़ई है, क्योंकि गोपाल लकड़ी का काम करता है। जैसे यदि आप, जैसे कि आपके घर में यदि कोई जवाहरात या सोना खरीदने जाते हैं, तो यह बोलते हैं कि यह बोलते हैं क्या कि मैं सोना बनाने वाले के पास जा रहा हूँ? ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, वह बोलते हैं कि मैं सुनार के पास जा रहा हूँ, क्योंकि सोना बनाने वाले को या सोना बेचने वाले को, आभूषण बेचने वाले को सुनार कहते हैं। तो यहाँ इस तरह से वाक्यों का में हम अधिकांश शब्दों का प्रयोग न करके हम कम शब्दों में अपनी बातों को कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। तो आइए इसे समझते हैं। मांस खाने वाला, पहला है मांस खाने वाला। तो जो व्यक्ति मांस खाते हैं उसे क्या कहते हैं? मांस खाने वाले व्यक्ति को मांसाहारी। मांस खाने वाले व्यक्ति के लिए हम, जैसे मैं बोलूं कि नेहा मांस खाने वाली लड़की है, तो यह वाक्य काफी लंबा हो गया कि नेहा क्या मांस खाने वाली लड़की है। लेकिन जहां पर मैं बोलूं कि नेहा मांसाहारी है, मतलब वो मांस खाती है। ठीक है, बहुत लोग शाकाहारी होते हैं, बहुत लोग मांसाहारी होते हैं, तो नेहा क्या है? एक मांसाहारी है, क्योंकि वो मांस खाती है। लेकिन जहाँ तो आप वाक्यों को कम शब्दों में हमने प्रयोग किया। हमने यहाँ पर मांस खाने वाले शब्द का इतने अधिक शब्दों का ना प्रयोग करके हमने क्या प्रयोग किया? हमने एक शब्द का प्रयोग किया कि नेहा कैसी है? नेहा एक मांसाहारी लड़की है, क्योंकि वो मांस खाती है। क्योंकि मांस खाने वाले को कहते हैं कि मांसाहारी। तो वही जो शाक भाजी खाते हैं, शाक भाजी मतलब जो शाकाहारी भोजन खाते हैं, वो मांस नहीं खाते, तो उन्हें कहते हैं शाकाहारी व्यक्ति। ठीक है, शाकाहारी व्यक्ति। तो जहाँ पर शाक भाजी खाने वाले को कहते हैं शाकाहारी। दूसरा है जिसमें बहुत शक्ति हो। जिस व्यक्ति में बहुत शक्ति हो, जिस व्यक्ति में बहुत शक्ति हो उसे वे कहते हैं शक्तिशाली व्यक्ति। बोलते हैं ना कि बलवान व्यक्ति, या फिर वह बहुत बलवान है, वो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति हो। जिस व्यक्ति में बहुत शक्ति हो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं शक्तिशाली व्यक्ति। अगला है चार भुजाओं वाला। चार भुजाओं वाला, या देख सकते हैं चार भुजाओं, जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊं चार भुजाओं वाला, तो 1 2 3 4, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। तो चार भुजा को कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज। यहाँ हम चार भुजाओं वालों को कहते हैं, उसके लिए एक शब्द का हमने प्रयोग किया चतुर्भुज। वही है। अगला है जो पढ़ा लिखा न हो। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करते हैं? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए हम कहते हैं कि वह अनपढ़ व्यक्ति है। यह हम नहीं अधिकांश शब्दों में कहते हैं कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। उसके लिए हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द का हमने प्रयोग किया कि वह व्यक्ति क्या है? वह अनपढ़ व्यक्ति है, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है। तो जहाँ हम प्रयोग कर सकते थे कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो यह वाक्य काफी लंबा हो जाता, वह सुंदर और प्रभावशाली नहीं हो पाता। हम कम से कम शब्दों में अपने वाक्यों को प्रयोग करने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं अनपढ़। जानने की इच्छा, अनेक बच्चों आपने अनेक किसी वस्तु को या किसी बातों को जानने की इच्छा होती है, तो जानने की इच्छा के लिए हम एक शब्द का करते हैं कि जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब आप में जानने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जैसे मैं बोलूँ कि प्रिया एक जिज्ञासु लड़की है, या उसमें बहुत जिज्ञासा है। जिज्ञासा मतलब किसी भी बातों को जानने की इच्छा है, वह हमेशा कुछ न कुछ जानने की कोशिश करते रहती है। तो उसके लिए हम एक शब्द का हमने प्रयोग किया, जिज्ञासा। अगला है जिसके माता पिता ना हो। यह बच्चों आप अक्सर जानते होंगे कि जिसके माता पिता ना हो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि वह अनाथ है। यह नहीं बोलते कि उसके माता पिता नहीं है, हम अक्सर कम शब्दों में यह कह देते कि वह बच्चा क्या है, वह अनाथ है। तो जहाँ हम यह प्रयोग कर सकते थे कि उस बच्चे के माता पिता नहीं है, तो यह वाक्य काफी कठिन हो जाता है। यह वाक्य न सरल होता, जबकि समझने के लिए कम से कम शब्दों में अपनी बातों को बोलने के लिए हमने प्रयोग किया कि वह लड़का क्या है, जिसके माता पिता न हो, वह लड़का अनाथ है। अगला है गांव में रहने वाला। जो व्यक्ति गांव में रहते हैं उसे कहते हैं ग्रामीण। जो व्यक्ति गांव में रहते हैं उसे कहते हैं, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग है ग्रामीण, क्योंकि ग्राम का अर्थ होता है गांव। ग्राम का क्या अर्थ होता है? ग्राम का अर्थ होता है गांव। और ग्राम में रहने वाले मतलब गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि वह व्यक्ति क्या है, वह एक ग्रामीण व्यक्ति है। ग्रामीण व्यक्ति मतलब गांव में रहने वाला व्यक्ति है। उसी प्रकार जब मैं बोलूं कि यह नगर में रहने वाला व्यक्ति है, नगर में रहने वाला व्यक्ति नागरिक, वहीं पर गांव में रहने वाला व्यक्ति ग्रामीण, क्योंकि वह गांव में रहता है। ग्राम का अर्थ होता है गांव और नगर का अर्थ होता है यह नागरिक है। यह नगर में रहने वाले व्यक्ति को नागरिक कहते हैं। इतिहास से संबंधित अगला है, जो व्यक्ति बोलते हैं, अब यदि आप इतिहास पढ़ते होंगे तो कहते हैं इतिहास से जो संबंधित होता है, इतिहास से संबंधित कर इतिहास से जो जुड़ा रहता है, उसके लिए हम एक शब्द कहते हैं ऐतिहासिक। यह बहुत ऐतिहासिक वस्तु है, मतलब प्राचीन काल से इतिहास से संबंधित है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ ऐतिहासिक। हर वर्ष होने वाला जो समारोह आपके हर वर्ष होते हैं उसे कहते हैं वार्षिक। बोलते हैं ना कि आज वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है, मतलब वर्ष में जो एक बार उत्सव मनाया जाता है उसे कहते हैं वार्षिक महोत्सव। तो वार्षिक मतलब हर वर्ष में, एक साल में, हर एक वर्ष में, हर वर्ष होने वाला, हर वर्ष जो एक होता है, जो हर एक वर्ष होता है उसे बोलते हैं वार्षिक। जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा, यदि आप फाइनल परीक्षा को वार्षिक परीक्षा बोलते हैं, मतलब वार्षिक परीक्षा का हर वर्ष होने वाला। अगला है दूसरे देश में रहने वाला। अक्सर बच्चों हम ये कहेंगे कि अभिषेक दूसरे देश में रहने वाला लड़का है या दूसरे देश से आया है, यह नहीं कहते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि अभिषेक विदेश से आया है, क्योंकि विदेश मतलब दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति, और जो अपने भारत देश में रहते हैं उसे कहते हैं देशी व्यक्ति। ठीक है, तो देश और विदेश, दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति को विदेशी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे देश में रहने वाला विदेशी। यह अभिषेक क्या है? विदेशी लड़का है, क्योंकि यह विदेश से आया है, विदेश में रहने वाला विदेशी। लेकिन विदेश से आया हुआ कहते हैं दूसरे देश से आए व्यक्ति को कि वह विदेश से आया है। जिससे परिचय ना हो, जिस व्यक्ति से हमारा परिचय नहीं है, जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि यह अपरिचित व्यक्ति है। जैसे आपकी कक्षा में अनेक विद्यार्थी हैं जिससे आप अपरिचित हैं, ठीक है, आप जानते नहीं हैं, आप उनसे मिले नहीं हैं, या फिर तो
तो जिस व्यक्ति से आपका परिचय न हो, आप उसे जानते न हो, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि वह अपरिचित व्यक्ति है, मैं उसे नहीं जानता हूँ, मतलब उससे मेरा परिचय नहीं है। उसी प्रकार बच्चों आपकी पुस्तक में अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द के अनेक उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें कुछ हैं कि जैसे कि मैंने बताया, इस देश में रहने वाले व्यक्ति को कहते हैं देशवासी। देश में रहने वाले व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द है कि मैं देशवासी हूँ। यह हम नहीं कहते कि इस देश में, भारत देश में रहने वाला हूँ, यह हम कहते हैं कि भारत का देशवासी हूँ। क्या हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया कि मैं भारत का देशवासी हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। प्रतिदिन होने वाला, जो कार्य प्रतिदिन होता है, जैसे प्रतिदिन होने वाले कार्य को कहते हैं दैनिक कार्य। दैनिक मतलब प्रतिदिन होने वाला, जो कार्य प्रतिदिन होता है, इसके लिए हम दैनिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जिस वस्तु के आर पार देखी जा सके, जैसे कि बच्चों को आप जिस वस्तु के आर पार देखी जा सके, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि वह वस्तु जो है पारदर्शी है, मतलब हम एक दूसरे के आर पार उसके देख सकते हैं। जो सबका प्रिय हो, जो व्यक्ति सबका प्रिय होता है, मतलब सबका प्यारा होता है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि बच्चे अपने माता पिता के सबसे प्रिय होते हैं। हम यह कम शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चे अपने माता पिता के सर्वप्रिय होते हैं, मतलब सबको चाहने वाला, जो सबका प्रिय हो, उसे कहते हैं सर्वप्रिय। जो जन्म से अंधा हो, जो व्यक्ति जन्म से अंधा हो, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि वह जन्मांध है। जैसे कि कबीरदास, सूरदास आपने पढ़ा, तो उस कवियों में से सूरदास जो थे, वो अक्सर यह माना गया है कि सूरदास जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे। तो जो व्यक्ति जन्म से अंधा हो, उसे कहते हैं जन्मांध। और जो जिसे सुनाई नहीं देता है, जिस व्यक्ति को सुनने में समस्या है, जिस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता है, उसे कहते हैं बधिर व्यक्ति, वह बधिर है। इसके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया कि वह व्यक्ति क्या है, बधिर। जो बोल न सकता हो, उसे कहते हैं मूक व्यक्ति। जैसे जानवर जो है मूक व्यक्ति है, वह मूक प्राणी है, वह बोल नहीं सकते, इसलिए कहते हैं कि जानवर, गाय एक मूक प्राणी है, मूक जानवर है। तो जो जन्म से अंधा हो, जन्मान, जो जन्म से सुन नहीं सकता है, उसे बोलते हैं बधिर, और जो बोल न सकता हो, उसे कहते हैं मूक। अक्सर बच्चों आप देखते होंगे, जैसे कि मैंने बताया, कविता लिखने वाले को कवित्री कहते हैं, बढ़ई का काम करने वाले को, लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। तो हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे सोने का काम करने वाले, सोना बेचने वाले को सुनार कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों आप इस प्रकार से अनेक शब्द आप इस्तेमाल करते होंगे। जैसे बगीचे की देखरेख करने वाले को माली कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप अपनी पुस्तक में दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को समझें, और ताकि आप वाक्य को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।